नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप ही के अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम्स लॉ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पूरा का पूरा डीप में जाने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊंगा। मैं कूलाम लॉ को पूरा इतना डिटेल में नहीं बताने वाला जितना कि बुक्स में होता। मैं सिर्फ उस कूलाम्स लॉ पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है उसकी टेक्निक आपके सामने पेश करने वाला हूं। एक्चुअल में उसका कूलाम्स लॉ का यूज कहां होगा, उसका मीनिंग क्या है, मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। यानी कि जिसको आप कहते हो अपनी भाषा में डीप कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट जो आजकल सीबीएसई के नए पैटर्न्स में आप देखने को मिलता है कि जी सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, वो सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस को उठा करके रिपीट कर रहे हैं। तो मैं आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस नीट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कूलाम्स लॉ में डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज सर, कूलाम्स लॉ क्या है क्या नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीटली स्टेटमेंट उसका हम नहीं देने वाले हैं, लेकिन हो सकता है मैं दे भी दूं, है ना। नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं सिर्फ काम की चीजें बताने वाला हूं, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं। अगर ना भी जानते तो चिंता ना करें, मैं अपनी तरफ से पूरा ऐसा प्रयास करूंगा कि कम शब्दों में मैं सारी की सारी चीजें आपको बता दूं। देखिए, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम इन 1885 में, सॉरी 1785 में, इन 1785 में 1785 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम, फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्कस करा था कि जी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा लगेगा, कितना लगेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और बेसिक सी चीज मैं आपको बता के चलूंगा, बिल्कुल बेसिक सी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि या तो वो फोर्स अट्रैक्शन का हो चाहे वो फोर्स आपका रिपल्सन का हो। 1 मिनट का टाइम दीजिए बस आप मुझे। मैं इसको सेट कर दूं बस थोड़ा सा। चलिए, अब नहीं होगा ब्लर, बार बार वो ब्लर हो रहा था। देखिए, जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहां पे इसने हिंट दिया कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रोडक्ट के साथ में। इसका मतलब क्या है सर, जो फोर्स लगने वाला है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है सर कि उनके सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को उठा के चलना है, प्लस माइनस को इग्नोर करेंगे। आप कैसे करेंगे वो सुनो। मान के चलो किसी क्वेश्चन में आपके पास में वैल्यू दे दी 3 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज उसमें दे दिया 5 माइक्रोकूलम। अब यहां पर आप जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम को उठाना है, प्लस और माइनस को इग्नोर करके चलेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में। कारण क्या है सर, प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए काम आएगा। तो डायरेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसीलिए प्लस माइनस हम यहां पर नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि कूलाम्स लॉ ने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दियर चार्जेस। दोनों ऑब्जेक्ट के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड स्पेशली उसने बोला था। चलो आगे की बात करते हैं। यानी कि इस पे क्वेश्चंस कैसे लिख सकता हूं मैं इसको जनरल लैंग्वेज में। आप ऐसे देख सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं जनरल लैंग्वेज में। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये मैंने क्यों समझाया है वो मेरी बात समझिएगा। यहां पर ना तो मैंने अभी डिस्टेंस लिखी है ना कोई कांस्टेंट लिखा है, सिर्फ दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का मैंने जिक्र करा है। इसको टैकल करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला है या ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बहुत इजीएस्ट वे बना देता है किसी भी न्यूमेरिकल को डील करने के लिए। कैसे कि सर किसी क्वेश्चन में मान कर चलिए अगर सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस का जिक्र हो, वो ये बोले कि सर मेरे पास में ये दो चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज है, इन दोनों पे एक अलग अलग वैल्यू है, और अलग अलग वैल्यू के होने के साथ साथ में, अलग अलग वैल्यू होने के साथ में
अगर मैं इनको टच कराता हूं और टच करा के वापस से वहीं रख दूं जितना दूरी पे वो पहले थे, यानी कि डिस्टेंस अब सेम है, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तब आप मुझे खुद बताइए तो यहां पे बदला क्या? सिर्फ और सिर्फ चार्ज ही तो बदला है, डिस्टेंस थोड़ी ना बदली है। यहां पे डिस्टेंस नहीं है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब सिर्फ इतना होता है, जो चीज बदल रही है सिर्फ उसी को कंसीडर करो, बाकी सबको हटा दो। ये लॉजिक यहां पे लगाना है सर। इसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन आपको समझा के चलता हूं, ध्यान से देखेंगे। बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मुझे कि कहां गया कहां नहीं। देखिए, चलो ये एक मिनट, ये भी आपको बाद में ही आएगा। ये भी भाई तगड़ा सीन है। चलो मैं वापस से सिर्फ यहीं की बात कर लेता हूं, इस वाले की पहले भी। यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। अब यहां पे आपको हिंट मिल जाना चाहिए सर, अभी आपने बताया था फोर्स में चार्ज को प्लस माइनस के साथ नहीं लेते, ठीक है। आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। पहली कंडीशन क्या है? सिर्फ पहली कंडीशन यहां तक मुझे डिस्कस करनी है, फर्स्ट कंडीशन यहां तक डिस्कस करनी है बस। मुझे क्या कहना चाह रहा है कि सर दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक फोर्स लग रहा है, इसमें डिस्टेंस का कोई खास जिक्र नहीं। इसने बोला कि कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं सर, सर्टेन डिस्टेंस है, मारो गोली। चार्जेस पे बात करेंगे। फर्स्ट चार्ज है क्यू, सेकंड चार्ज है क्यू। आप क्यू का स्क्वायर करके लिख सकते हो या फिर क्यू डॉट क्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए, 25% किसको बोलेंगे? 25% यानी कि 1/4 चार्ज का 1/4 यहां से वहां ट्रांसफर हो गया। मैं कहूं सर ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, मैंने इसको बोला फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या बना रहा है? सेकंड कंडीशन में मैंने बोला एफ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज ही का ही जिक्र है, सेम डिस्टेंस पे रखेगा उसके बाद भी। अब क्या कर रहा है? 25% ट्रांसफर करेगा। सर इस वाले क्यू का अगर मैं 25% ट्रांसफर करवाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4, यानी कि Q/4 जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा यहां से यहां पे, ए से बी पे। ए का चार्ज पॉजिटिव, तो यानी कि ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है ट्रांसफर होगा बी पे, इसमें से तो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं यहां पे जो चार्ज बचेगा ए वाले पर, मैं कितना चार्ज लिखूंगा? तो ए वाले पर जो मेरे पास चार्ज बचेगा वो बचेगा प्लस क्यू माइनस प्लस Q/4। इस वाले चार्ज को माइनस करना है ए वाले चार्ज में से, माइनस कर लेंगे 3Q/4 बचेगा। मैं लिखूंगा 3Q/4 मल्टीप्लाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे फोकस करना बस, और कुछ नहीं करना। बी वाले पे जा रहा है, अगर मैं उस चार्ज को उस पर भेज रहा हूं ना तो वो ऐड होगा। बी पर कितना चार्ज है? माइनस क्यू प्लस कितना चार्ज ऐड करना है? Q/4 ऐड करके बताना जरा कितना बचेगा। यहां पे कितना बचेगा? यहां बचेगा आपका -3Q/4 माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड लेके चलना है तो 3Q/4, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास में, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है? देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, यानी कि एफ डैश की वैल्यू क्या होगी? सर मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं तो कैसे निकालूंगा? मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके रख देता हूं, अरे हटेगा नहीं यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा सा वैसे कर देता हूं, अलग हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा, इनका रेशो निकाल लो बस। अब F/F डैश, प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन हमेशा हट जाएगी रेशो में। कारण सर इक्वल के बाद कोई एक कांस्टेंट टर्म आएगी, इक्वल के बाद कोई एक कांस्टेंट टर्म आएगी, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, इसलिए तो मैंने लिखना है कि Q/3Q, 3Q हो जाएगा मेरे पास में 9Q और अपॉन में हो जाएगा 16।
यहां पर आप ध्यान से देखें तो क्यू क्यू कट जाएगा, आपके पास बचेगा 16/9 एफ ओवर एफ डैश, यानी कि एफ डैश अगर मैं निकालूंगा तो 9f/16 बचेगा आपके पास में। 9f/16 ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक की चीजें बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी का ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल का सीधा मतलब होता है कि इक्वल के बाद कोई एक कांस्टेंट टर्म आएगी और अगर रेशो बनाना पड़े तो वो कांस्टेंट टर्म दोनों में सेम होने की वजह से कट जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही कुछ कुछ फटाफट 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 आजा 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 आजा, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये वाला। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, मेरे से पहले करिए फटाफट से। टू बॉल्स कैरिंग चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने इसको माना, इसको +3 माइक्रोकूलम बोल दिया, ठीक है, इस चार्ज को मैंने बोल दिया -3 माइक्रोकूलम। ये कह रहा है अट्रैक्ट ईच अदर, सर अट्रैक्ट तो करेगा ही क्योंकि अपोजिट साइन है, विद फोर्स एफ। ये किस फोर्स के साथ काम कर रहे हैं फिलहाल, अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एफ फोर्स के साथ में, ठीक है। इफ चार्ज +3 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ, सर इसको भी +3 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इस वाले में भी, यानी कि माइनस वाले में आप लिखोगे -3 माइक्रोकूलम में 3 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया गया है, ठीक है। फाइनल चार्ज, फाइनल रिजल्ट कितना बनेगा इस पे फाइनल रिजल्ट बनेगा 6 माइक्रोकूलम। इस पे फाइनल रिजल्ट कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 0 बनेगा। +3 -3 कितना हुआ, 0 हुआ ना। तो इस पे हो गए 0, इस पे हो गया 6 माइक्रोकूलम। अब ये कह रहा है द फोर्स बिटवीन द बॉल्स विल बी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे। सर चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे चार्ज पहला वाला 6 माइक्रोकूलम हो गया, दूसरा वाला चार्ज 0 हो गया, टोटल कितना बनेगा 0। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आप कहोगे सर आपने रखा नहीं है, सुनो मेरी बात, इक्वल के बाद में कोई एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता और वो एक मल्टीपल फैक्टर होता है ना। मल्टीपल फैक्टर में अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई करता हूं या XYZ किसी भी नंबर में अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई करता हूं 0 आता है, तो मेरे पास में यहाँ पे फोर्स कितना बनेगा 0। सिंपल वे में है बिल्कुल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई पूरा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे वापस से, उसका बेसिक और आगे स्टेप चलने की। एक स्टेप तो ये था आपका, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सर उसने आगे भी बोला था कूलम्ब्स लॉ ने कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सर दोनों चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर के रेसिप्रोकल होगा, जाको मतलब ये है कि यहाँ पे ये आएगा, समझ गए बात को। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या फिर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। अब आ जाओ जी और आसान तरीके में, कैसे सर, अब इससे कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, बहुत अच्छे से चीजें आपको याद रहेंगी। जिन क्वेश्चंस में सिर्फ चार्जेस का केस होगा, सिर्फ चार्जेस को चेंज करेगा, वहां पे हम इसको यूज करें, चेंज करता है या उसके साथ खेलता है। जिन क्वेश्चन में सिर्फ चार्जेस को चेंज करते हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब ये कहां होगा, जिन क्वेश्चंस में सिर्फ डिस्टेंस का जिक्र करेगा चार्ज सेम रहेंगे, जिन क्वेश्चंस में चार्ज सेम रहे लेकिन डिस्टेंस चेंज हो जाए, डिस्टेंस या गैप बिटवीन चार्जेस चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, उसके लिए क्वेश्चन इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। फिर से वही फंडा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारी क्वेश्चन को टैकल करने की जो टेक्निक है वो इजी हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट टर्म आएगी जो कि कैंसिल आउट हो जाएगी जब रेशो निकालेंगे, और रेशो से जल्दी निकल जाती है चीजें। कैसे यूज करना है क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका भी बड़ा शानदार सा अच्छा सा तरीका होगा, बहुत प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा। मुझे क्वेश्चंस को अरेंज कर लेना चाहिए था वैसे पहले ही, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं पहले। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इतने मीटर इज इतना पार्ट टूवर्ड्स, बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो कैसे कह रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे चार्जेस का जिक्र ही नहीं है, कोई चार्ज की वैल्यू नहीं दे रखी इसने। ध्यान से देखो, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। यानी कि पहली वाली कंडीशन में जो फोर्स के लिए मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा वो ये लगाऊंगा। अब इसके मुताबिक यहाँ पे फोर्स गिवन है 5 न्यूटन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना है। डिस्टेंस कितनी है, 0.06 का स्क्वायर करा रहा है। आप कभी भी स्क्वायर एक साथ मत करना, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बनी रहेगी। जैसे कि मैंने लिखा 0.6 तो मैं यहाँ पे दोबारा से 0.6 लिख दूंगा। समझ में आई बात। अब क्या करना है सर, पहली कंडीशन यहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, यहां तक मैंने पहली कंडीशन बना दी। आगे क्या करें, इफ चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर। ऐसे कहना चाह रहा है कि सर ये चार्ज पहले यहां रखे थे, फिर इसके दिमाग में कीड़ा उठा, इसने क्या करा सर, कुछ कुछ डिस्टेंस इसने खिसका के यहां रख दी, इसने भी कुछ कुछ डिस्टेंस खिसका के यहां रख दिए, और डिस्टेंस कितनी खिसकाई है 0.01, 0.01। अब आप खुद ऑनेस्टली सोचिए, जितनी डिस्टेंस इनके बीच में पहले थी उसमें से इतनी ये चला, इतनी ये चला, अब इनके बीच में कितना गैप बना। मैं कहता हूं सर मेरे और आपके बीच में 6 मीटर का गैप है, 1 मीटर मैं चला, 1 मीटर आप चले, तो दोनों के बीच में कितना गैप हुआ, अब 4 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर मैंने कवर कर लिया, 1 मीटर आपने कवर कर लिया, हो गए 4 मीटर। सेम कंडीशन यहां पे है, तो सर इनके बीच में जो फिलहाल अभी जगह बचेगी 0.06 मीटर में से इसके दोनों को जोड़ करके, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.06 माइनस 0.01 माइनस 0.01, इतना डिस्टेंस बचेगी। कितना बचा 0.04। अब आ जाओ जी सेकंड वाली कंडीशन के लिए क्या लिखना है, फिर से वही कि जी फोर्स पता नहीं क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर कितनी डिस्टेंस बच रही है 0.04, 0.04 क्योंकि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन। अब यही तो पूछा उनके बीच फोर्स क्या हो, एफ डैश की वैल्यू निकालनी है, रेशो बना दो। रेशो में अपनी मर्जी के मुताबिक आप नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख सकते हो, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं सेकंड वाली कंडीशन को पहले लेकर के चल रहा हूं, तो एफ डैश सेकंड वाली कंडीशन में ऊपर है और ये नीचे है, तो मैंने इसको नीचे लिखा है 0.04 मल्टीप्लाई 0.04। ये सेकंड वाली कंडीशन मैंने लिखी है इसके मुताबिक। अब फर्स्ट वाली कंडीशन को नीचे लेकर आऊंगा तो मैं लिखूंगा यहां पर 5, और फर्स्ट वाली कंडीशन में ये चीज नीचे थी ना, अब 5 नीचे है तो ये उल्टा ऊपर हो जाएगा, आप लिखोगे 0.6 मल्टीप्लाई 0.6। अब देखो यहाँ पे छोटे बच्चों वाला खेल मत करना, आप कोई 9th-10th वाले बच्चे नहीं हो कि जी पहले पॉइंट हटा करके यहाँ 0 के मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटा के 0 के मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटा के नीचे 0 करोगे, पॉइंट हटा के नीचे 0 करोगे, नहीं करना है। आप सीधा सीधा लॉजिक लगाओ, 1 2 डेसिमल पॉइंट्स काउंट कर लो सारे, 1 2 3 4, 4 डेसिमल पॉइंट ऊपर है, 1 2 3 4, 4 डेसिमल पॉइंट नीचे है, कैंसल आउट, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा काटोगे, 4 को 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, ठीक है, 3 3 9, 2 दूनी 4, 5 गया ऊपर। आप बोलोगे सर एफ डैश की जो वैल्यू आएगी 9 पंजे 45/4 बचेगा। क्या इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे सर, 11.25 बचेगा आंसर आपका, है कहीं सर ये रहा, बिल्कुल सॉल्व कर लेना। देखो 4 में 1.25 न्यूटन बचेगा फोर्स, आ तो गया क्या था इसमें,
और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये पैटर्न नहीं लिखोगे, फिर नहीं लिखोगे। आपको बस वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उस फॉर्मूला के बेसिस पे ये लिखोगे डायरेक्ट, और इसे लिखने के बाद में सीधा आंसर आएगा आपको, और कुछ नहीं। टेंशन काहे लेते हो यार, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने दो चीजें आपको अभी तक बताई है सिर्फ। एक सबसे पहले बताइए डिपेंडेंसी ऑन द चार्जेस और डिपेंडेंसी ऑन द डिस्टेंस। एक बार दोनों का एक साथ क्वेश्चन करके देखें, मजा आएगा। करें, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस इज डबल्ड। मैग्नीट्यूड डबल हो रहा है चार्जेस का, है ना, यानी कि एक चार्ज का दो हो गया, दूसरे का भी दो हो गया। अब ऐसी कंडीशन को कैसे सोल्व करेंगे सर, हमें नहीं पता। फिर से वही कॉन्सेप्ट आएगा, क्या प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा, कैसे कि सर अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को, एक मिनट ज्यादा आगे पहुंच गया, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को दोनों को कंबाइंड करके ऐसे लिख दूं कि जी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो गलत थोड़ी है बीबी, गलत नहीं है। अब क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल फंडा, दोनों चार्ज डिस्टेंस का स्क्वायर। मान के चलो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा बोल दे कि जी डबल हो गया, थ्राइस हो गया, ट्वाइस हो गया, 5 टाइम्स हो गया, हाफ हो गया, 1/4 हो गया, 1/6 हो गया, जिसमें टाइम्स वाली कंडीशन आ जाए, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जिसको गुना वाला आ जाए कि जी 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, आधा हो गया, चौथाई हो गया, ऐसा वाला हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कि पहली कंडीशन को मारो गोली, सेकंड वाली की वैल्यू पुट करोगे। कैसे करोगे वो सुन लो। अगर लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर वो ये बोलता है कि जी चार्जेस, मैं यहां लिख देता हूं, इफ चार्ज इज 4 टाइम्स एंड डिस्टेंस is half, twice, if distance is twice, then ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप इनको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, देखो इधर आप लिखोगे फोर्स, प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनल। दोनों चार्जेस, ये बोल रहा है सर 4 टाइम्स हो गए दोनों चार्जेस, इफ चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस कर लेना है ना, दोनों चार्जेस 4 टाइम्स हो गए, जितने टाइम्स होता है उस वैल्यू को डायरेक्ट उठा लो। 4 टाइम्स है तो 4 लिखो पहले चार्ज की जगह पे, दूसरे वाले चार्ज की जगह पे भी 4 लिखो। अब डिस्टेंस ट्वाइस हो रही है, ट्वाइस में 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो मैं 2 बार लिखूंगा उसको, 2 इंटू 2। समझ गए बात को। इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपके पास में वैल्यू बचेगी ये, यानी कि आप बोलोगे कि जो फोर्स है ना वो 4 टाइम्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स आ जाएगा फोर्स, पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स फोर्स आएगा। इस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि अब इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं जिसको हम समझाना चाह रहे थे। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस इज डबल्ड। क्या लॉजिक पकड़ेंगे सर, लॉजिक तो वही है अपने पास में, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डबल कह रहा है ना दोनों चार्जेस, तो डबल के लिए मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, ओवर द डिस्टेंस ऑफ दियर सेपरेशन इज ऑल्सो डबल, उनके बीच का सेपरेशन भी डबल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, डबल कर दिया हमने, 2 कर दिया, लेकिन उसका स्क्वायर होता है डिस्टेंस का, तो ये कर दिया। कितना बचेगा कैलकुलेट करके, यहां पे सारी की सारी चीजों को आप देख सकते हो, कैंसिल आउट करके फाइनल आंसर लिखोगे कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। 1 का मतलब जितना फोर्स पहले उसमें 1 की मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि सेम आएगा। अब बोलोगे सर जितना फोर्स पहले उतना फोर्स अभी भी है, यानी कि गलत गलत गलत, पलट, तेरा ध्यान किधर है, रिमेन्स अनचार्ज्ड, सॉरी अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना फोर्स पहले था उतना अभी भी रहने वाला है। ये वो टेक्निक्स हैं आपको जो मैं बता रहा हूं, जो कूलाम्स लॉ को यूज कैसे करना है, क्योंकि कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ सभी लेते हैं, याद सभी को, रटा सभी को पता, फॉर्मूला तक भी रटा पड़ा है, क्वेश्चन नहीं लग पाते सर हमसे। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया है जिन्हें वास्तव में सिर्फ इसी चीज में प्रॉब्लम आती है, सर क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, हमें यही पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला उठाना है कौन सा नहीं।
मैं कहूंगा फॉर्मूला याद भी ना तो भी कोई दिक्कत ना भाई, प्रोपोर्शनलिटी याद रखो बस कि किसके प्रोपोर्शनल होता है और कौन सी चीज किस पर डिपेंड करती है, ये चीज याद रहनी चाहिए, तभी मजा आएगा आपको। जैसे कि मैं बात करूं, एक बड़ा 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि R इक्वल्स टू रो L ओवर ए, ये होता है। यहां पे क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है और लेंथ है और एरिया है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, आपको अभी तक ये बताया गया होगा कि फॉर्मूले में जो चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख करके वैल्यू बता देते हैं कि जी चेंज होगा कि नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, ये आता है कि अगर किसी भी एक कंडक्टर की लेंथ यानी कि किसी भी अगर चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए, लेंथ बढ़ा दी जाए, तो रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी। तो इस हिसाब से लोग बाग क्या करते हैं कि जी आर ए ओवर एल, यानी कि अगर वो लेंथ को डबल कर रहे हैं, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेसिस्टिविटी का रेशो निकाल देते हैं कि अगर ये डबल करी तो हाफ बन जाएगी रेसिस्टिविटी। और मैं कहूंगा सर रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बस ये चीज जरूर याद रखनी है कि कौन सी चीज किस पर डिपेंड करती है। बस रेसिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये इन दोनों टर्म्स पे कभी डिपेंड ही नहीं करती, भले ही फॉर्मूला में आती हो। कारण सर ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ गिनी चुनी चीजों पे डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखना है ना। हाँ, अभी कूलाम्स लॉ खत्म नहीं हुआ बच्चे, अभी तो मैं कूलाम्स लॉ बता ही रहा हूं आपको। ये सिर्फ मैंने 3 पैटर्न बताए हैं, अब इसको एग्जैक्ट जो इसका फॉर्मूला बनाएंगे अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, जब मैं इनके प्रोपोर्शनल को हटाता हूं, यानी कि जो प्रोपोर्शनली होता है वो ये होता है कि जी F1 Q1 Q2 R स्क्वायर, जब मैं इसका प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहाँ पे टर्म आती है के टर्म आती है, के का मतलब है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप फॉर कन्वेंस ये लिखते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव है। अच्छा देखो इधर F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फिर से वही फंडा खेलने वाला हूं, जो चीज बदलती हो उसे बदलो, जो चीज नहीं बदलती हो उसे छोड़ दो, जस्ट लीव, इग्नोर करो। कारण सर बदलाव ही प्रकृति का नियम है, अगर तुम बदलोगे तो हमारे साथ रहोगे, नहीं बदलोगे हम नहीं रखेंगे, है ना। हाँ, कैसे करना है सर, अभी तक मैंने डिपेंडेंसी सिर्फ इन दोनों की बताई है। अब मैं कहूं अगर किसी भी क्वेश्चन में ये दोनों चेंज ही ना होते हो, जैसे कि मैंने कहा सर मेरे पास में दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे सेम अमाउंट है दोनों पे, अभी फिलहाल ये लेकिन एयर में है, अब मैं इसको पानी में मैंने रख दिया, पानी में डाल दिया मैंने, सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, अब कितना फोर्स लगेगा, है ना। यानी कि मीडियम ऑफ सराउंडिंग्स चेंज हुआ सिर्फ इस बार। तो यहां पे क्या क्वेश्चन को डील करेंगे सुनो, यहां पर मैं लिखूंगा जिन जिन क्वेश्चंस में सिर्फ सराउंडिंग या फिर सिर्फ मीडियम चेंज करेगा, सिर्फ मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा, उनके लिए आप एक फॉर्मूला बनाएंगे और वो फॉर्मूला क्या होगा, जे है वो के जी एफ, यहीं से उठाओगे, यहीं से, ये चेंज नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, यानी कि कांस्टेंट है मीडियम के चेंज होने के लिए। तब आप बोलोगे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तब आप बोलोगे साहब 1/k बोले तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ, अरे भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इतना होगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या होगा सर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते पहले, उससे पहले मैं आपको के की कुछ वैल्यूज बता देता हूं, कहां कहां पे कितना होगा ना। एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, याद रखना के नेवर एग्जिस्ट 1,
लेस देन। के एक से कभी छोटा नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना भैया। के की वैल्यू एक से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जो वैक्यूम से ज्यादा भी हो जाए। कारण कि जी वैक्यूम का मतलब ये है कि जहां पे कोई मीडियम ना हो और उसकी वैल्यू वन आ रही है, तो यानी कि अगर कोई मीडियम, फिर तो मतलब ही नहीं कि कोई भी मीडियम आ जाए वैक्यूम से हट के, उसकी वैल्यू वन से ज्यादा ही रहने वाली है। यहाँ पे आप लिखोगे वाटर के लिए, मैं कुछ दो चार का ही लिखवाऊंगा, सारा का नहीं लिखवाना चाह रहा। वाटर के लिए आएगा आपके पास में 80, 80। मेटल के लिए भाई ये तीन चीजें आती हैं ज्यादातर आपके एग्जाम्स में, तो मेटल के लिए आएगा इनफाइनाइट। बस ये तीन चीज याद रखिएगा। अब आपको क्वेश्चन टैकल करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, कोशिश पूरी यही रहेगी कि आपको वो क्वेश्चन भी मैं फटाक से करा दें, और उसके बाद फिर हम, अरे कहाँ गए भाई, ये रहा। उस के की वैल्यू को एप्सिलॉन आर से भी बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं जिसको आप, रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे यहां लिखा है। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर। सर एयर में है और यहाँ पे चार्ज का जिक्र नहीं दे रखा ना डिस्टेंस का, तो आप सिर्फ और सिर्फ मीडियम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अभी क्या करा, फोर्स है 40, यानी कि पहली कंडीशन के लिए आपने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट, ये मैं उसके लिए बता रहा हूं जो आप जेई नेट, जेईई मेंस और एडवांस और नेट के लिए और सीबीएसई बोर्ड में वेरीफाई करने के लिए फटाफट से सेकंडों में आंसर आता है भाई इससे, सच में। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ग्लास, गिलास कांच भर दिया इसने, कौन सा, जिसके लिए के की वैल्यू, के का मतलब ये होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, 8 है, तो फोर्स क्या होगा सर, फोर्स पता नहीं क्या होगा, लेकिन मीडियम क्या कर दिया उसने, 8 कर दिया। सेकंड कंडीशन है, लगा दो फंडा फिर से, जो वैल्यू चाहिए उस वाली कंडीशन को ऊपर रखो, एफ डैश ओवर 40, एफ डैश वाली वैल्यू नीचे थी तो मैंने नीचे लिखा, 40 वाली वैल्यू ऊपर आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर लो बस, आपके पास में बचेगा सर फोर्स विल बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन। बन गया जी आंसर, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की मतलब नहीं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां बताता हूं। के की वैल्यू सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर पे। सबसे पहला है, मैं यहां लिख देता हूं कि के डिपेंड्स, यानी कि दो चीजों पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स किस किस पर, सबसे पहला तो जी वो मीडियम क्या है, ठीक है, जिसमें चार्ज रखे हैं, मीडियम पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, दूसरी चीज सर इसके लिए आएगी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब ये कौन सा वाला के है ना, ये वाला के नहीं है, ये के है यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यानी कि 1/4πε0 के, उसकी पूरे की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है या फिर करेगी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अगर मीडियम चेंज होता है तो चीजें बदल ही जाएंगी, जहां पे ये वाला के आपका ये है। अगर सिस्टम ऑफ यूनिट बदलती है, यानी कि एसआई सिस्टम में, तो इसकी के की वैल्यू, एसआई सिस्टम में के की जो वैल्यू है आपको पता ही है, 9.0 इंटू 10⁻⁹ यूज करते हो। यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट आती है सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है और यूनिट आप लिखेंगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर। स्टेट कूलम, एसएससी बोले तो स्टेट कूलम, ये इसकी यूनिट बनेगी, ये याद रखनी है बस आपको। इस पूरे के की वैल्यू, यानी कि ये वाली पूरी वैल्यू इन दो चीजों पर डिपेंड करेगी, यहां तक की चीजें सॉल्व आउट हो पूरी तरीके से। अब इस पूरे पूरे के पूरे फॉर्मूला से क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, अब वो बात करेंगे। आ जाओ,
चिंता ना करो, थारा भाई सारी चीजों को बताएगा आज, खूब घोट घोट कर अपने अंदर समेट के लेकर आए बहुत सारी चीजें। क्वेश्चन अब करते हैं इस वाले को। टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इन टू पार्ट्स। मेरे पास में एक चार्ज था ये वाला, और ये चार्ज को मैंने मुक्का मारा, तोड़ दिया, दो टुकड़ों में टूट गया। अब जब ये दो टुकड़ों में टूट गया तो मान के चलो इस पे पहले 10 कूलम चार्ज था, दो टुकड़ों में टूटा तो कुछ चार्ज यहां चला गया, उस 10 में से कुछ चार्ज यहां आ जाएगा। यही तो बात बनेगी, बस करना था यही। सर टोटल चार्ज मैंने कहा सर उसके दो टुकड़े बनाए, क्यू था ना टोटल, तो उस क्यू के मैंने दो टुकड़े बनाए। कौन कौन से? सबसे पहला तो मैंने एक टुकड़ा बनाया क्यू, और दूसरा टुकड़ा मैंने बनाया क्यू माइनस क्यू। दो टुकड़े बना दिए ना इस क्यू के मैंने। भाई अगर 10 था तो 10 में से मैंने कहा जी एक तो 2 कूलम का चार्ज हो गया, एक 10 माइनस 2 कूलम का चार्ज हो गया, वही तो लिखा है अभी। आगे क्या करें? ब्रोकन इन टू पार्ट्स Q1 एंड Q2। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसको नॉमिनेट कर देते हैं कि साहब ये जो है Q1 है, और ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ये Q2 चार्ज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से R की डिस्टेंस पर है। ठीक, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम विल ऑकर व्हेन। सर मैक्सिमम क्या निकलेगा? मैक्सिमम फोर्स निकलवा रहा है। आपको याद होना चाहिए, जब आपने बेसिक मैथ्स में एक चीज पढ़ी होगी, जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में, तो वहां पे एक चीज पढ़ी होगी, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा वाली कंडीशन और मिनिमा वाली कंडीशन ये कहती है सर अगर आपको किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसका नेक्स्ट स्लोप आप जीरो करेंगे, या फिर आप सीधा बोल सकते हो कि उसका स्लोप जीरो करना पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम पर आप बोलेंगे सर यहाँ पे मैक्सिमम है तो स्लोप हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मिनिमम है तो स्लोप हॉरिजॉन्टल है। स्लोप बोले तो स्लोप रेशो होता है, यहाँ पे फोर्स का पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा डी एफ अपॉन, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो डी एफ अपॉन डी क्यू बराबर जीरो। डी एफ अपॉन डी क्यू बराबर जीरो। लेकिन अब पता कैसे चलेगा मैक्सिमम है कि मिनिमम है? नेक्स्ट स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है नहीं है सर, ये नेगेटिव है। अगर नेक्स्ट स्लोप नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर नेक्स्ट स्लोप पॉजिटिव है तो भैया वो मिनिमम होगा। अब नेक्स्ट स्लोप का मतलब उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन। कैसे समझ में नहीं आया सर? चिंता ना करो, मैं सारा डिटेल में यहां समझाऊंगा, ध्यान से सुनते चलना। क्या है यहाँ पे लिखा? तो क्या है कि सर फोर्स डायरेक्टली को मारो गोली, क्योंकि आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू कोई फिक्स करके नहीं पूछ रहा, इसने कुछ अलग ही चीज पूछी है, तो आप सीधा लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। दोनों जो चार्ज हैं मैंने उनको रखा, एक को रखा Q, दूसरे को रखा Q माइनस Q। कोई दिक्कत तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, उनके बीच का गैप रखा ही। अब ये कह रहा है सर मैक्सिमम चाहिए मुझे, तो सर मैक्सिमम निकालने के लिए इसका डी क्यू के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्यू की वैल्यू चेंज करेगा, तो क्यू के रिस्पेक्ट में स्मॉल क्यू, इसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन जीरो करना पड़ेगा। यहां पे मैं लिखूंगा फॉर मैक्सिमम, अधिकतम के लिए अगर मुझे अधिकतम वैल्यू चाहिए तो उसका स्लोप जीरो करना पड़ेगा। ठीक है जी साहब, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, इसको तो मार ही दो गोली, तो आप इसको पूरे को ना के लिख रहा हूं मैं, इसको पूरे को है ना के। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये आर भी चेंज नहीं कर रहा तो आर भी इधर जाएगा। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है बस। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो मैं लिखूंगा सर एज इट इज इस वाले का डिफरेंशिएशन। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे बचेगा -1, फिर प्लस, अब Q माइनस Q, और इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 1 बचेगा, बराबर में 0 लेकर आना है। ये सारी चीज यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R सारा जाएगा उधर, सब 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा -Q प्लस Q माइनस Q बराबर 0, यानी कि आप लिखोगे Q माइनस 2Q
बराबर 0, यानी कि Q की जो वैल्यू आएगी वो आप बोलोगे सर Q/2 होगी। Q की जो वैल्यू आएगी वो Q/2 आ जाएगी, यानी कि मैक्सिमम फोर्स तभी पॉसिबल है इन दोनों चार्जेस के बीच में जब इस Q की वैल्यू उस चार्ज की आधी हो, यानी कि आधे आधे पार्ट्स बन जाएं। अगर 10 कूलम का चार्ज है तो 5 इधर जाए 5 इधर जाए, तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अच्छा, इसका लॉजिक और पकड़ के बताऊं। एक तो तरीका ये था पूरा ट्रेडिशनल मेथड, शॉर्टकट बताऊं पक्का ना। यहां से देखो, इधर आओ। आपको सिर्फ सिंप्लीफाई तरीके से ऐसे करना था, इनकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके देखनी थी। अगर इनकी और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम नंबर आ जाए तो आप आंसर बता सकते हैं। देखो कैसे, इसकी और इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, चार्जेस के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा। 1/4 यहां बचता है ना, 1/4 Q/4 यानी कि Q²/4 पूरा ही समझोगे। इसको यहां लिख देता हूं कि Q²/4, इसके लिए करेंगे मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? 9Q²/16। ये और कम हो गया, ज्यादा नहीं है, कम है, कम। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, Q लिया कॉमन तो 3 - 2 यानी कि 1/3 बचेगा। मेरे पास यहाँ बचेगा, आप सीधा लिखोगे Q² और 4×3 = 12, और ज्यादा कम हो गया। डिनोमिनेटर कम रहना चाहिए तभी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक में से आर में से एक गया, तो यानी कि पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब। तो Q² बाहर लिया, आपके पास R-1 और R² बचेगा। ये सारा झमेला बचने वाला है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू नीचे वाले की, क्योंकि अपॉन में जो वैल्यू है वो सबसे कम है। सिंपल आप ये लगा सकते थे। आप वैसे भी प्रैक्टिकल यूज करके देख सकते थे। जैसे मैंने एक नंबर बोला ना, 10 तक बोला था, 10 चार्ज बोल रहा था, 10 कूलम, वहां पे आप फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टर कैसे बना सकते हो इसको देखो, यहाँ पे 10 के अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5। इनमें से ये चार्जेस के मैंने वो हैं कि इस रेशो में वो डिवाइड हुआ है। आप यहां से कैलकुलेट करके देख लो किस नंबर की मल्टीप्लाई करके सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आती है। 9 1 जा 9, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, लेकिन 5 5 जा 25। सबसे मैक्सिमम वैल्यू तब आई है जब वो दोनों सेम रेशो में आए, यानी कि 5:5। दैट मीन्स कि वो सेम रेशो में आने चाहिए, यानी कि Q/2 हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात इतनी है। बताओ समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं है? अब नेक्स्ट चलते हैं और आगे, इस क्वेश्चन को डील करेंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन। कैसे बोलेंगे? 2 charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb are repelling each other with a force of 12 Newton। क्या डिस्टेंस गिवन है? नाम ना ना, कतई भी ना है। आप क्या बोलेंगे? सर 12 न्यूटन का फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे, बात खत्म। प्लस माइनस नहीं लिखना है, बस इस बात को याद रखना पड़ेगा कि प्लस है तो रिपेल ही करेंगे, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। इफ ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम चार्ज, दोनों को -2 कूलम दिया जा रहा है, अगर मैं इसको -2 कूलम दूंगा तो 0 हो जाएगा। मैं लिखूंगा सर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0 मल्टीप्लाई, उसको देंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। देन द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी, बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका आ चुका है। 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आना है, बात करो। क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है क्वेश्चन मैंने वैसे ही एवं ले लिए हैं आपको आसान समझाने के लिए। क्वेश्चन वास्तव में सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो अब तक नीट और जेई में पूछे जा चुके हैं, बस ईयर मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को, आप न्यूट्रल पॉइंट आपको निकालना है। न्यूट्रल पॉइंट पहले ये समझना जरूरी है, न्यूट्रल पॉइंट कहते किसको है। एक बात मेरी समझना, मैं यहां पे खड़ा हूं, एक बंदा मुझे यहां से इधर की तरफ धक्का लगा रहा है, एक बंदा यहां से इधर की तरफ धक्का लगा रहा है पूरे जान से। जब वो धक्का लगा रहे हैं, दोनों दोनों ही बराबर लगा रहे हैं, मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं। बस यूं देखूंगा, भैया गरीब आदमी क्यों मार रहे हो, यही तो होगा।
भाई वो इधर से लगा रहा, वो इधर से लगा रहा, सेम लगा रहे हैं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, यानी कि मेरी मूवमेंट जीरो। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहां पे आप फोर्स को जीरो मानते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फोर्स भी नहीं लग रहा, ऐसा होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता, मानते है ना। बस देखो यहां पे आप सीधा बोलोगे उदासीन बिंदु उसको बोलेंगे कि सर जब दोनों चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट पर फोर्स जीरो हो जाए वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल पॉइंट होता है, आप उसको न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? बात आई समझ में यहां तक? उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे दोनों चार्जेस के बीच में। अब दिक्कत ये है सर मैंने ये एक तरफ भगा के रखा है, स्मॉलेस्ट चार्ज की तरफ ये न्यूट्रल पॉइंट डिस्प्लेस होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज की तरफ। स्मॉलेस्ट चार्ज सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखना है, ना कि प्लस माइनस में, मैग्नीट्यूड में देखना है। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम, तो मैं 8 माइक्रोकूलम को यहां रखूंगा क्योंकि 8 ज्यादा है, और 2 यहां पे रखूंगा क्योंकि कम है। न्यूट्रल पॉइंट हमेशा, मैं यहां लिख देता हूं, हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज की तरफ होगा, हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज की तरफ होगा। बस इस बात का ध्यान रखना। कहां पर होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे करना है कैलकुलेट? सिंपल तरीका भाई, आप लिखो आर, स्मॉलेस्ट से ही निकालेंगे, स्मॉलेस्ट से निकालेंगे तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा बताइए? आप बोलोगे सर जो दूसरा वाला चार्ज है वो क्या है, अंडर रूट 8, उस चार्ज को अंडर रूट में रखो, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा सब। डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच में? 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही लिखो कोई दिक्कत नहीं, दोनों चार्जेस की वैल्यू अंडर रूट में ही जोड़ लो, खत्म कलेस। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ करके लिखा है यार, हाँ ऊपर 8 नहीं आना चाहिए था, वो आता है जो स्मॉलेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं 2। देखना जरा, मुझे बताना कि आंसर क्या आता है। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 अगर मैं ऊपर लिखता हूं, नीचे हमारे पास में बचेगा तो 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को अगर मैं कॉमन लेकर के ऊपर से काट दूं तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 6 ओवर 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। 3 से कटेगा 2 सेंटीमीटर, कहां से निकाला है? स्मॉलेस्ट चार्ज के पास से। सर स्मॉलेस्ट चार्ज के पास 2 सेंटीमीटर पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, इतना सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी वैसे। सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की बड़ी तगड़ी फेमस चीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर, लगाओगे और निकाल दोगे। क्या निकालोगे सेंस ऑफ ह्यूमर से? सर मैंने बताया न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलेस्ट चार्ज के पास होता है, ऑप्शन में देख लो, स्मॉलेस्ट चार्ज ये रहा, एक ये रहा, ये स्मॉलेस्ट चार्ज है नहीं है, मारो गोली इसको। तो अब बात करते हैं आगे की, स्मॉलेस्ट चार्ज ये दोनों जगह है, लेकिन 4 सेंटीमीटर अगर मैं रखता हूं, 6 सेंटीमीटर टोटल है, 4 यहां हो जाएगी, तो क्या ये इसका नजदीक है? नहीं है। 2 अगर मैं 2 रखूं तो क्या इसके नजदीक है? सर बिल्कुल है, नजदीक ही तो चाहिए, स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक वैल्यू होनी चाहिए बस। 4 सेंटीमीटर उसके आधे से भी ज्यादा है, आधे से ज्यादा नहीं चाहिए, आधे से कम, यानी कि नजदीक चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, बिना सॉल्व करे आप आंसर बता सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं एग्जाम्स को क्वालिफाई हर कोई कर सकता है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा चाहिए भाई। लॉजिक्स पकड़े जाते हैं, लॉजिक लगाए जाते हैं, सॉल्यूशन कोई ना करता। कई बार देखा होगा क्वेश्चन बहुत बहुत लेंदी हो जाते हैं, कारण क्या है? सब वो लेंथी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है बच्चे सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करेंगे नहीं, क्वेश्चंस को फॉर्मूला के बेसिस पे करेंगे और हम यहीं पे खेल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इस अगले क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखिए पहले। एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, सर जब फोर्स अप्लाई होता है ना तो उनके बीच में एक्सेलरेशन भी लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने सेकंड लॉ में कहा था F इक्वल्स टू ma, जहां फोर्स लगेगा वहां एक्सेलरेशन होगा, जहां एक्सेलरेशन होगा वहां पे फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो मैंने लिखा सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, है ना। अभी किसके बराबर आ गया? फोर्स के। अगर इलेक्ट्रॉन में फोर्स चाहिए ना तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स के बराबर ही तो रखना है हमें। हाँ जी, क्या लगेगा? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है।
तो यानी कि मैं इस फोर्स को रख सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, जो कि कूलम ने दिया था। क्या बोला था उसने कि जी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो आपके पास बचेगा -38 ओवर डिस्टेंस कितनी है 1.6। मैंने बताया स्क्वायर एक साथ नहीं करना, अलग अलग लिखना है। तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 एंगस्ट्रोम है, 10 की पावर -10 होता, स्क्वायर कर देंगे -20 हो जाएगा। सिंपल। कितनी कैलकुलेशन है सर, यहां पे इसकी वैल्यू है बस, हाँ कुछ वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। जो समझदार बालक है ना, वो सीधा सीधा बोल सकते हैं सर 9.1 मत लिखो, 9 ही लिखा रहने दो, क्यों, ये तो सब कुछ बचा ही नहीं है। 1.6 1.6 1.6 1.6 खत्म, 1 बचा है। अब यहां बचा 9 और इधर भी आ रहा 9.1, यानी कि मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 10 की पावर कितना बचेगा, -20 को हटा देंगे -18 बचा। अब लॉजिक सारा यही है कि मैं उसको 9.1 लिखूं कि 9 लिखूं। आप यहां पे बात पकड़ेंगे, सर ऑप्शन में कोई भी डिजिट नहीं दे रखी, सिर्फ पावर दे रखी है 10 की, तो मैं इसको 0.1 को इग्नोर करूंगा। इग्नोर करने पर मेरे पास बचेगा 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए निकालूंगा तो यहां से बचेगा -9 और अपॉन में आएगा -31, यानी कि मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन वुड बी 31 -9। इसमें से कितना गया तो कितना बोलेंगे 22, आप बोलोगे सर 22। यूनिट क्या आएगी, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा सब कुछ हमने, तो एसआई सिस्टम में यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये मत कहने लग जाना कि जी फिर से सेंस ऑफ ह्यूमर बताओ। अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा ही सुनना है तो यहां लॉजिक पकड़ना था, ऑप्शंस में डिजिट नहीं दे रखी हैं, यानी कि जो भी कुछ कैलकुलेट होगा उसमें डिजिट नहीं बचेगी, सिर्फ पावर बचेगी। तो आप पावर पे ही फोकस करो, बस पावर पे ही फोकस करो। 38 20, ये इसको घटाओ इसको जोड़ो, फिर उसकी पावर को घटा जोड़ सीधा बता दो, जरूरत ना है भाई, पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। जरूरत सिर्फ उनको पड़ती है जिनके अभ्यास यानी कि जिनके प्रैक्टिस में कमी है। अब एक और देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, ये जो भी कुछ है पता नहीं हमें क्या लेना देना उससे। ये पूछ रहा है द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द सेंटर। भाई साहब सेंटर पे चार्ज रखवा रहा है, यहां मैंने इसका सेंटर माना, और सेंटर पे यहां पे मैंने कोई बोला जी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे सर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको सबसे पहले डायरेक्शन का कंफर्म करना है, डायरेक्शन से पता करेंगे कि कितनी अमाउंट का फोर्स बचेगा। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि फोर्स एक्चुअल में डिपेंड सिर्फ दो चीजों पे करेगा, एक तो चार्जेस के प्रोडक्ट पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। अब चूंकि सेंटर वाले चार्ज पे निकालना है, तो सेंटर वाला चार्ज इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए, सब के लिए Q2 यानी कि सेंटर वाला चार्ज सेम रहेगा। तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा यहां पे कि मुझे जो रेशो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला चार्ज और डिस्टेंस का रेशो चाहिए। अगर ये रेशो मेरा सेम बैठता है सेम, तो मैं बोल दूंगा सर वहां पे फोर्स बच ही नहीं रहा, कैंसिल आउट हो गया। कैसे समझो, डायगोनल मैंने बना लिया यहाँ पे, यहां तक ठीक है। अब इसमें लॉजिक्स क्या है वो देखो, मैंने कहा सर यहां से लेकर यहां तक, यहां से ये सारी की सारी डिस्टेंस भी सेम आएंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो भैया स्क्वायर है तो डिस्टेंस भी हटा दो। अब आपके पास बचा सिर्फ चार्ज, जब सेम चार्ज होंगे तो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स कहां लगेगा सर, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, लेकिन हमें तो इस वाले का फोर्स, इस वाले पे फोर्स चाहिए ना, तो इसकी डायरेक्शन आएगी इधर, ऐसे इस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन जाएगी वो इधर जाएगी। अब आप ध्यान से देखें, जो फोर्स है ना वो सिर्फ
पहले वाले चार्ज पे डिपेंड है, इस वाले चार्ज पे डिपेंड है। अब ऑनेस्टली देखो, क्या यहाँ पे चार्ज सेम है? नहीं है, यहाँ पे चार्ज कम है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो फोर्स इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग, है कि नहीं? लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स चलेगा उसमें से चार्ज घट जाएगा, यानी कि आप ऑनेस्टली ये बोलोगे कि सर जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो यहां पे आएगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ज्यादा चार्ज यहां पे है, यहां पे कम चार्ज है। फोर्स उधर ही होता है जहां पे ज्यादा बोल वाला होता है, यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम चार्ज है। अब इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव है तो दूर की तरफ भागेगा, ये भेजेगा इस तरीके से, भेज दिया, ठीक है। अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, अब वो किधर जाएगी? अब फोर्स की डायरेक्शन आप ऑनेस्टली देखें, इन दोनों के बीच में आएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम बचेंगे, तो एग्जैक्ट बीच में आएगी इधर की तरफ। आप बोल सकते हैं सी से बी की तरफ या ए बी के परपेंडिकुलर। अब देख लो, ये है आपका एक्चुअल में आंसर। अब यहां पे आप देख लो, जीरो है? नहीं है साहब, बिल्कुल भी नहीं है जीरो। डायगोनल एसी के अकॉर्डिंग, एसी के अलोंग तो नहीं है सब बिल्कुल भी। अलोंग डायगोनल बीडी के अलोंग भी नहीं है, ये दोनों भी खत्म। परपेंडिकुलर टू साइड ए बी, परपेंडिकुलर टू साइड ए बी, सर बिल्कुल इस साइड ए के ए बी के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही जवाब आपका एक्चुअल में ये है। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ आए कि नहीं? कितने क्वेश्चन और हैं? 2-3 क्वेश्चन और है बस, खत्म है फिर आपका। ये तो आपका चुटकियों में कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं, ये तीसरा चार्ज रखा जा रहा है जो कि उसके लगाया गया फोर्स क्या होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाकर। आपको इसका जवाब ऑप्शन मुझे कमेंट में करके बताना है, इसका भी और इसका भी। इसको तो मैं बताता हूं, इसको भी। ये कौन सा है? सेम। ये भी आप फील करके पढ़ के बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बताइए, द कूलाम्ब फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। डोमिनेटिंग फोर्स उसको बोलते हैं जो सबसे ज्यादा मेन हो और हर जगह पॉसिबल हो, हर जगह लग जाता हो, हर कंडीशन में लग जाता हो। सब कूलाम्ब्स लॉ ऐसा नहीं है। कूलाम्ब्स लॉ की कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सर कूलाम्ब्स लॉ के लिए 2 होने चाहिए, 2 पॉइंट चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। ये कंडीशन है साहब, कि बस वो 2 के बीच में लगेगा, 2 से ज्यादा के बीच में काम नहीं करता। या ऐसे कहो कि 2 से ज्यादा के बीच में एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। पॉइंट चार्ज होने चाहिए, यानी कि पॉइंट चार्ज मतलब छोटे से चार्ज होने चाहिए। अगर कोई बड़ी फुटबॉल हो या ऐसा कोई रिमोट, इसको मैं पूरा को चार्ज दे दूं तो इसके बीच में जो फोर्स आप लगाओगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में, वहां पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टेशनरी होना चाहिए। अब इसी चार्ज को मैं भगा दूं कि भाई भाग ले तू अपना, जितना भागा जाए, और ये तब कोई फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स लगाएगा वो कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए दूसरा ही कोई फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, है ना? तो ये कंडीशन है, लिमिटेशन है इसकी, कूलम्ब्स लॉ की। नहीं लगेगा, हर जगह नहीं है, ये असर्शन गलत है साहब। रीजन की बात करें, द कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ना, बिल्कुल गलत है सर। सबसे ज्यादा की मैं बात करूं, देखो सबसे ज्यादा कमजोर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। कमजोर, वीकर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 40 के आसपास ये ज्यादा अमाउंट में होता है। हालांकि 40 नहीं होता, 36 होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं बस ऐसे ही, है ना? तो ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज्यादा पावरफुल होता है आपका कूलम्ब फोर्स। ये भी गलत है। डोमिनेटिंग फोर्स अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो डोमिनेटिंग फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जो हर जगह हर कंडीशन में हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, कितनी डिस्टेंस हो कितनी छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए लिमिट्स हैं कूलम्ब लॉ के लिए। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई लिमिट्स नहीं होती है। तो डोमिनेटिंग फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे इसको उल्टा करना, आगे पीछे कर देंगे तो बात सही हो जाएगी। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कूलम्ब बल से कमजोर है, तब बात सही है। तो दोनों ही गलत है, दोनों गलत है, तो इसके लिए आप बोलेंगे क्या? अभिकरण और कारण गलत कथन है, ये आपका हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इज दैट क्लियर?
आज की क्लास जो भी आपका चली, अगर समझ में आया हो तो प्लीज आगे आप समझदार हैं क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी चीज, कमेंट में मुझे बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या ऐसा टफ लगता है जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर के बेसिस पे आसान भाषा में समझा सकते हैं, ताकि आपकी चीजें और इजीली क्लियर हो जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।